हेलो एवरीवन सो वेलकम टू दी वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी स्टोरीज ऑफ द वीक। इंडिया और यूएसए के बीच में जो टैरिफ वॉर हो रहा है 25% फिर 25%। तो आज हम समझेंगे कि क्या इसकी टाइमलाइंस हैं, इसकी पैरेलल टाइमलाइंस जो चाइना के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या इंडिया की कुछ बार्गेनिंग पावर कम है इसलिए ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है। कुछ नंबर्स के साथ देखेंगे, ट्रेड नंबर्स के साथ, तो कैसे 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू यूएसए, तो इस पे कुछ बात करेंगे। एंड फाइनली जो रेड लाइंस इंडिया ने ड्रॉ की हैं और वो रेड लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, वो रेड लाइंस क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, उस पर भी बात करेंगे। एंड हाउ शुड वी प्रोसीड फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, इंडिया यूएसए ट्रेड की कुछ नंबर्स की बात करें, तो वी सी को इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, वो करीब करीब 90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। तो नंबर्स आर इंडिकेटिव सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। जैसे हम दो चीज एक्सपोर्ट करते हैं, या तो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। तो मर्चेंडाइज गुड जो एक्सपोर्ट करते हैं करीब 90 बिलियन डॉलर का करते हैं, सर्विसेज करीब 63-64 बिलियन डॉलर का करते हैं। और जो इंपोर्ट करते हैं यूएसए से कम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे चाइना के लिए हमेशा न्यूज में आता है कि इंडिया इंपोर्ट काफी करता है चाइना से, बट यूएस के साथ दोनों जगह पॉजिटिव है इंडिया का। इंडिया गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है और सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करता है ज्यादा, एज कम्पेयर टू जितना वो इंपोर्ट करता है। तो जो नेट है हमारा बैलेंस वो क्या है, सरप्लस है, चाहे वो गुड्स में हो और चाहे वो सर्विसेज में हो। इसलिए इंडिया इज सिटिंग प्रिटी वेल। और यही ट्रम्प को थोड़ा सा खटकता है कि कैसे इंडिया के साथ उसका, इंडिया ज्यादा हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है और इंपोर्ट कम ले रहा है, मतलब यूएस का माल कम ले रहा है। ट्रम्प एक बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, जितना तुमने दिया उतना हमें भी मिलना चाहिए, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर हम एक्सपोर्ट के शेयर में देखें, अगर हम पूरे ग्रांड टोटल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करीब करीब 450 बिलियन डॉलर का करता है, तो यूएसए को करीब करीब 20% एक्सपोर्ट करता है गुड्स में, और इंपोर्ट करता है करीब करीब 6.1%। सिमिलरली सर्विसेज में करीब करीब 16% एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट 8%। तो ये दिखाता है कि कैसे यूएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। और ओवरऑल करीब करीब 19% हमारे गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट यूएस में होता है। अगर हम चाइना को कंपेयर करें इंडिया से ही, फॉर एग्जांपल इंडिया की रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना एंड द यूएसए। सो अगर हम यूएसए से हमने बात की, अगर हम चाइना की वही कंपैरिजन करें, तो चाइना आप देखिए कितना पास है हमारे, बट फिर भी ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम्स हैं वो यूएस के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना। हाँ, ये जरूर है कि जो गुड्स में इंपोर्ट है चाइना का बहुत है, करीब 101 बिलियन डॉलर चाइना का ट्रेड में इंपोर्ट है इंडिया में, और एक्सपोर्ट केवल 14 बिलियन डॉलर है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, करीब 87 बिलियन डॉलर का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। सिमिलर स्थिति एक्सपोर्ट सर्विसेज में भी है। इंडिया करीब 12 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करता है और करीब 1.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। तो इंडिया का जो ओवरऑल इंपोर्ट है, इंडिया की अगर इंपोर्ट को हम देखें तो करीब करीब 15% इंपोर्ट चाइना पे डिपेंडेंट हैं इंडिया के गुड्स में, और करीब करीब 5% इंपोर्ट हमारे सर्विस में डिपेंडेंट है। सो दोनों ही इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बट यूएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यूएस के साथ इंडिया का सरप्लस है। सरप्लस है मतलब पॉजिटिव में है। अगर हम कंपैरिजन देखें चार्ट में, उसी पॉइंट को दर्शाया गया है कि कैसे गुड्स एक्सपोर्ट में यूएस ज्यादा है, राइट। फिर इंपोर्ट में चाइना आगे निकल जाता है, और सर्विसेज में भी यूएस आगे है, और सर्विस इंपोर्ट में भी यूएस आगे है। ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम्स किसके ज्यादा हैं, यूएसए के चाइना से ज्यादा हैं। अब अगर हम यूएस और चाइना की बात करें एक कंपैरिजन के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो करीब करीब यूएस का जो गुड्स इंपोर्ट है चाइना से, मतलब चाइना से जो यूएस जाता है, वो करीब करीब 400 बिलियन डॉलर है। इमेजिन कितना ज्यादा बिलियन डॉलर है चाइना से यूएस जो जाता है। और यूएस का जो एक्सपोर्ट होता है वो कम होता है, करीब 143। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया के साथ जो स्थिति है वही चाइना के साथ स्थिति है। बहुत ज्यादा गुड्स क्या लेता है चाइना, एक्सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू दी इंपोर्ट। और टोटल ट्रेड वॉल्यूम करीब करीब 582 बिलियन डॉलर है। अगर हम इसी को एक कंपेरेटिव चार्ट में देखें, यूएस का ट्रेड इंडिया और चाइना के साथ, राइट, तो टोटल ट्रेड वॉल्यूम्स इंडिया के करीब 200 बिलियन डॉलर्स हैं और चाइना के साथ करीब करीब 600 बिलियन डॉलर्स हैं, अराउंड 3 टाइम्स मोर। और यही एक वन ऑफ द पॉइंट है जो मैंने अपनी बात शुरू की थी, कि कैसे जो बार्गेनिंग है चाइना की ज्यादा है एज कंपेयर टू दी
यूएसए एज कंपेयर टू इंडिया विद द यूएसए। इसको भी हम और डिटेल में देखेंगे। नाउ लेट अस कम टू द टैरिफ टाइमलाइन। एक टैरिफ टाइमलाइन पे बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन है इसकी। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डिंग। टैरिफ टाइमलाइन की अगर बात करें तो हमारा 12 से 15 फरवरी में यूएस में प्राइम मिनिस्टर गए तो ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। इंडिया टैरिफ किंग है और इंडिया बहुत सारा टैरिफ लगाता है। तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, ऐसे बोल दिया होगा, ट्रंप बोलते रहते हैं। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम कुछ ज्यादा मोटरसाइकिल और विस्की पे थोड़ा कंसेशन करेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। फिर 2 अप्रैल को क्या किया उन्होंने, 10% बेसलाइन टैरिफ सब पे लगा दिया यूएस ने। और उन्होंने कहा कि हम एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। इस डे को उन्होंने कहा ट्रंप ने लिबरेशन डे। ही सेड दिस इज अ लिबरेशन डे। यूएस फाइनली गॉट लिबरेटेड। ठीक है, इकोनॉमिकल लिबरेशन हुआ है। तो 27% इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, तो बहुत ही ज्यादा न्यूज बनी एंड एवरीथिंग हैपेंड। फिर उसको 5 अप्रैल को उन्होंने स्टे कर दिया 90 दिन के लिए। उन्होंने कहा हम निगोशिएट करेंगे, ट्रम्प की यूजुअल टैक्टिक्स के पहले खूब ज्यादा प्रेशर बनाना, फिर निगोशिएटिंग टेबल पर लाना। देन ये टॉक्स हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। पर अचानक 30 जुलाई को क्या किया, 25% इंडिया के गुड्स पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। ठीक। और 6 अगस्त को फिर वो बढ़ा के उसको 50% कर दिया, 25% और बढ़ा दिया। नाउ दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाट एन इशू इज। यही तो एक इशू है और जिसको लेके हम आज का डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। और फिर इंडिया की तरफ से भी कुछ रिटेलिएटरी मेजर आए। प्राइम मिनिस्टर सेड कि हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर हमारे लिए एक रेड लाइन है, वी विल नॉट स्टॉप। और 15 अगस्त को फिर से ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है। वी विल सी हाउ इट गोस एंड आगे क्या होता है देखने लायक होगा। एनीवे, सो दिस इज द ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ द टैरिफ टाइमलाइन इंडिया के साथ। व्हाट अबाउट द व्हाट अबाउट चाइना। चाइना के साथ क्या कहानी है। चाइना के साथ भी सिमिलर स्टोरी प्ले आउट हुई। पहले यूएस ने 10% 4 फरवरी को इनके ऊपर भी टैरिफ लगाया। फिर इनके बीच में तो बहुत जबरदस्त टैरिफ वॉर हुआ। लिबरेशन डे में जैसे इंडिया पे 27% लगा, चाइना पे वो उठा के 34% लगा। और फिर यूएसए इतना नाराज हुआ या ट्रंप इतना नाराज हुए चाइना से, दोनों ने टिट फॉर टैट। यूएस ने लगाया करीब 145%, तो चाइना ने बढ़ा दिया 125% टैरिफ। तो खूब डिशम डिशम हुई। लेकिन दोनों को समझ में आया कि कन्फ्रंटेशन इतना ठीक नहीं है, डीएस्केलेशन हुआ। और 90 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड रहा। यूएस ने टैरिफ को 30% से 30% तक ड्रॉप किया। चाइना ने उसको उठा के 10% ड्रॉप कर दिया। और हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स अब हो रही हैं। जो ट्रंप ने अभी रिसेंटली रशिया को लेके भारत पे बढ़ाया है, उसका बहुत बड़ा बायर, रशिया से बड़ा, इंडिया से बड़ा बायर चाइना है। बट चाइना पे किसी तरीके के मेजर्स नहीं है। दिस इज येट टू बी सीन। बात आती है क्या चाइना की बार्गेनिंग पावर इंडिया से ज्यादा है यूएस पे। द आंसर इज यस। फर्स्ट, द शेयर वॉल्यूम आप देखिए तो हमने देखा 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स मोर। क्या है उसका ट्रेड वॉल्यूम्स हैं। किसके ट्रेड वॉल्यूम्स हैं, इंडिया, चाइना और रशिया, यूएसए के एज कंपेयर टू इंडिया एंड दी यूएसए। तो ट्रेड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद सेकंड है, चाइना के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेयर अर्थ मेटल। राइट। देन एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हम मेडिसिन खाते हैं पैरासीटामोल, तो उसको एपीआई बोलते हैं। इसका जो बल्क प्रोड्यूसर है चाइना है। और चाइना ने अगर वहां पे सप्लाई पे रोक लगा दी तो यूएस को भी दिक्कत होगी। यूएस की जो टेक्निकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाती है, उन सबको दिक्कत होगी। इसलिए सप्लाई चेन क्रिटिकलिटी में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस तरीके का इंडिया के पास कोई लेवरेज नहीं है। उसके बाद चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है। चाइना यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदता भी है। इंडिया में यूएस का प्रोडक्ट उतना नहीं आता जितना चाइना का प्रोडक्ट यूएस में आता है। स्पेशली यूएस का सोयाबीन, पोर्क, एयरक्राफ्ट, हाई एंड मशीनरी चाइना में ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया मेजोरली डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, जो यूएस के पास कोई जरूरी नहीं है कि उसको इंडिया को देना है, उसके पास लेने के लिए बहुत लोग पड़े हैं। देन फाइनेंशियल लेवरेज भी है चाइना का यूएस के ऊपर। करीब करीब $800 बिलियन यूएस ट्रेजरी के चाइना के पास हैं। सो चाइना के पास इकोनॉमिक क्लाउट भी है, किसको, यूएस को एक तरीके से प्रेशराइज करने का या बार्गेनिंग पावर ज्यादा बड़ा करने का। उसके अलावा यूएस के रिटेलर, मैन्युफैक्चरर वो भी चाहते हैं कि चाइना के साथ बहुत ज्यादा वॉर ना हो। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा उनको नुकसान होगा, उससे उनका प्राइस बढ़ेगा। उससे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ शिफ्टेड है, चाइना में शिफ्टेड है। सो दैट्स व्हाई दे वांट कि चाइना से बहुत लंबी लड़ाई ना चले।
चाइना के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। चाइना के पास अफ्रीका का बड़ा मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, आसियान का मार्केट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है। पर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस पे। जैसा मैंने देखा, बताया नंबर्स भी, 20% ऑफ एक्सपोर्ट हमारे यूएस में जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रीसेंट टैरिफ, करीब जो 50% टैरिफ लग गए हैं, और हमारे करीब करीब 30 से 35 बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिस्क पे हैं। क्यों, पूरा क्यों नहीं रिस्क पे है? इसका मतलब देयर आर सम सेक्टर्स विच आर एग्जेम्प्टेड। क्या कुछ सारे सेक्टर हैं जिसको यूएस ने एग्जेम्प्ट भी किया है? आंसर इज यस। यूएस ने अपनी सेंसिटिविटी, अपनी जरूरतों को देखते हुए कुछ सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने कहा वहां वहां टैरिफ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। तो देखिए कितने चालू लोग हैं। उन्होंने कहा कुछ सेक्टर्स हैं जो उनके लिए क्रिटिकल हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, वहां पे उनके लिए इंपॉर्टेंस है, तो उस पे उन्होंने कहा हम टैरिफ पे इसको नहीं लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अपनी एनर्जी नीड के हिसाब से उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। स्टील एल्यूमिनियम को उन्होंने कहा पहले से हम टैरिफ लगा चुके हैं, उस पर हम अभी नहीं करेंगे। सिमिलरली और भी चीजों पे, क्रिटिकल मैटर, सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मैटर जिसको यूएस की बहुत जरूरत है, इंडिया में भी, जैसे चाइना के पास अच्छे रिजर्व हैं, इंडिया के पास भी अच्छे रिजर्व हैं। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया उनको एक्सप्लॉइट उतना नहीं कर पा रहा है, बट इंडिया के पास भी ठीक ठाक रिजर्व हैं। तो यूएस, इसने इन चीजों को एग्जाम करके रखा है। देन वी हैव द व्हाई ट्रम्प एस्केलेटेड। ट्रम्प ने एस्केलेट क्यों किया? पहला वो कहते हैं, वो आर्गुमेंट देते हैं कि एंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक एल्ट्रुइज्म। स्ट्रेटेजिक एल्ट्रुइज्म जो इंडिया के लिए था कि भाई बहुत सारी चीजों को हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, हमारे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस जाते थे उनको सस्ते में दे देते थे या जीरो टैरिफ लगता था। फॉर एग्जांपल इंडिया यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ जीरो टैरिफ ऑन मेनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो पुअर कंट्रीज को मिलता था भाई इंडिया को ट्रीटमेंट मिलता था। तो वॉशिंगटन या फिर यूएस को लगा कि भाई हम इतना लंबा, हम इनको वो दे रहे हैं, अब इसको बंद करना चाहिए। सेकंड, ट्रम्प को लगा पर्सनली कि हमको, जो मुझको, ट्रम्प इज नार्सिसिस्ट राइट, तो ट्रम्प को लगा कि इंडिया ने एक्नॉलेज नहीं किया कि यूएस ने कोई रोल प्ले किया इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर में। ट्रम्प चाहते हैं कि भाई उनको बहुत जल्दी क्या मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमको क्यों नहीं तुमने वो किया, दैट्स एन इशू। उसके बाद एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चरल इशू चल रहा है कि सिलिकॉन वैली और इंडिया में, इंडिया चाहता है कि जो ये नया डेटा, एआई, ये सब चल रहा है, एआई को चाहिए डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा चाहिए, राइट। इंडिया के पास 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी है, इतना ज्यादा लोग हैं, इतना तरह तरह का डेटा है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया चाहता है कि जो डेटा है इंडिया के लोकल बॉर्डर्स में रहे। बट सिलिकॉन वैली चाहती है कि डेटा लोकलाइजेशन, जो इंडिया ने रूल किए हैं इंडिया के अंदर लोकलाइज रहे, ये वहां ना रहे, उसको डेटा उनको दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो लास्ट इशू बहुत बड़ा आ रहा है, दैट इज द रशियन ऑयल परचेज। इंडिया ने जो ऑयल परचेज रशिया से कर रहा है, उसको लेके रिटेलिएट किया जाए और इंडिया को इसके लिए पनिश किया जाए। इंडिया शुड बी पनिश्ड फॉर इट। अब थोड़ा सा नंबर से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर्स कौन हैं? रशिया के, तो रशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर चाइना है, करीब करीब 32% एक्सपोर्ट वहां जाता है। इंडिया में करीब करीब 16% जाता है। उससे बड़ा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ये फिगर है कि क्रूड ऑयल रशिया का कहाँ जा रहा है। रशिया का क्रूड ऑयल देखिए, करीब करीब 50% चाइना जा रहा है और करीब करीब 40% इंडिया जा रहा है। यस, ये नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट एक मोर और लेस गाइडिंग लाइट के रूप में ये नंबर्स हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है जो दिखाता है इंडिया का क्रूड ऑयल कहाँ से सोर्स किया जा रहा है। अगर आप 2022 के बाद देखें तो ये कट ऑफ है कि है इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या हुआ था? ये हुआ था यूक्रेन का वॉर, फरवरी 22 के बाद। फिर क्या हुआ, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इन्होंने क्या कहा, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, इलीगल अटैक किया है, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है, हमको रशिया को पनिश करना है, हमें रशिया को इकोनॉमिकली पनिश करना है। और जब हमें रशिया को इकोनॉमिकली पनिश करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस, और हमको इकोनॉमिकली रशिया को काटना है। हमें इकोनॉमिकली रशिया को काटना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द क्रूड ऑयल, हमें उसको रिड्यूस करना है। और इसका फायदा इंडिया ने दिखाया। इंडिया ने कहा कि हमें एनर्जी नीड्स की जरूरत है, तो इंडिया ने अपने, आप देखिए इंडिया का जो रशिया के साथ ऑयल परचेज है कितना इंक्रीज कर गया, करीब करीब ये 40% पहुंच गया, जो करीब करीब 2% करीब करीब यहाँ पे था, और भी कम था, राइट। तो कहीं से बढ़ेगा तो कहीं से तो घटेगा, बट द पॉइंट इज इंडिया हैज बॉट अ लॉट ऑफ रशियन ऑयल एंड चीप रशियन ऑयल। रशिया को भी जरूरत थी क्योंकि रशिया जो पहले ईयू को सप्लाई करता था, वो सप्लाई खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को देखें,
तो आप देखेंगे कि कैसे-कैसे जो जब ये यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद कैसे जो चाइना का जो एरिया था, जो चाइना का सॉरी चाइना नहीं, चाइना का इंक्रीज हुआ, इंडिया का 111% इंक्रीज हुआ, बट यूरोपियन यूनियन करीब-करीब 80% उनका कंजम्पशन लो हो गया रशिया के ऑयल का। तो उन्होंने एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी के तहत इसके क्रूड ऑयल को रशिया से लेना कम कर दिया और उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने कहा हम अपना तेल कहाँ से लेंगे, हम मिडिल ईस्ट से लेंगे, यूएस से लेंगे। उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, प्राइसिंग मैकेनिज्म लगा दिया कि भाई $60 पर बैरल से हम कम ही लेंगे, उससे ज़्यादा महँगा नहीं लेंगे, ताकि रशिया के ऑयल को अच्छा प्राइस ना मिले मार्केट में। पर उनकी एक हाइपोक्रेसी भी है यूरोपियन यूनियन की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, भले ही वो क्रूड ऑयल को उन्होंने कम कर दिया, बट एलएनजी इंपोर्ट्स रशिया से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, भले ही ऊपर-नीचे कुछ भी हो रहा है, पर दे आर ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, थर्ड ईयर ऑफ इन्वेजन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो उस तरीके का मार्केट नहीं है जितना वो शिफ्ट कर सकते थे, ऑयल को कहीं से ले सकते हैं, बट इसको शिफ्ट करना इतना कठिन नहीं है बिकॉज ऑफ द पाइपलाइंस एंड सो मेनी अदर इश्यूज, इनर्शियल इश्यूज। तो ये भी क्या है, वेस्ट की एक हाइपोक्रेसी है कि आप क्रूड ऑयल के लिए तो कह रहे हो, तो आप कर सकते तो आपने कर लिया, पर जिसको आप नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे कम करके दिखाओ। यहाँ तो आपका क्या हो रहा है, रशियन इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज अगेन हाइपोक्रेसी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज जो इंडिया ने कहा, यूएस के जो फार्म एम्बिशंस हैं इंडिया के लिए, यूएस चाहता है कि भारत के अंदर वो अपने जो जीएम क्रॉप्स हैं, यूएस की डेयरी है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनको बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बहुत सस्ते में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इंडिया में आए और इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करें। पर इंडिया कहता है कि इंडिया वो रेड लाइन नहीं क्रॉस करेगा, इंडिया विल नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन। अब इसके पीछे समझते हैं बात क्या है। सबसे पहले तो यूएस चाहता क्या है? यूएस चाहता है कि भाई पहली बात तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसा हमने देखा, इंडिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट कम करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? एग्रीकल्चर को इंडिया में कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भेजा जाए, राइट? और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ आप यूएस वो भी कर सकता है। ऐसा करने से यूएस को लगता है या यूएस के पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि यूएस के जो लोग हैं, यूएस के फार्मर्स हैं, उनको बड़ा मार्केट मिलेगा इंडिया जैसा और इनकी इनकम होगी, फर्स्ट। सेकंड वो कहते हैं कि यूएस में यूएस का जो प्रोडक्ट आता है इंडिया, उसमें करीब-करीब 39% टैरिफ लगाता है इंडिया, अपने एग्रीकल्चर को बचाने के लिए इंडिया, और यूएस में केवल 5 ही परसेंट लगता है टैरिफ। तो यूएस कहता है भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, आप भी कम करो। तीसरा, यूएस के जो एग्री बिज़नेस लॉबीज़ हैं, वो कहते हैं, इनको प्रेशर डालते हैं कि नहीं, इतनी बड़े-बड़े हमने कंपनी बना रखी है, हमें मार्केट तो दिलाओ। तो लेट्स गो टू इंडिया एंड लेट्स बाय समथिंग फ्रॉम इंडिया, राइट? यूएस एग्रीकल्चर इज हैविली सब्सिडाइज्ड और वो compete कर सकता है ग्लोबली। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में उसको लेके काफी एप्रीहेंशंस हैं, राइट? जिनको लैब में उगाया जाता है जिन बीजेस को, उनको लेके कॉम्प्रिहेंशंस हैं कि उनको एप्रीहेंशन है कि लाएं कि ना लाएं, तो यूएस चाहता है कि उसको इंडिया में पुश किया जाए। सो दैट्स व्हाई दे वांट कि इंडिया का जो बड़ा मार्केट है इसको हम कैप्चर करें। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले ही सेड दैट आई एम रेडी टू पे द प्राइस, आई एम रेडी टू पे द पर्सनल प्राइस, बट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्मर्स एमिड राइजिंग यूएस ट्रेड प्रेशर। इंडिया ने कहा कि हम जो हमारा फायर वॉल है, जो फार्मर्स फायर वॉल है, हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। इंडिया ने सिमिलर चीज की थी 2019 में। 2019 में आरसीईपी के जो एग्रीमेंट हो रहा था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे जब डिस्कशन हो रहा था आसियान कंट्रीज के साथ 2019 में भी, तब भी इंडिया ने कहा था कि हमारा कॉन्सेंस अलाउ नहीं कर रहा है कि हम कैसे अपने एग्रीकल्चर, कैसे अपने फार्मर्स को हम फ्री ट्रेड में छोड़ दें, जहां पे उनके ऊपर इतना निगेटिव इम्पैक्ट आए। सो ये एक देखने का विषय है कि हाउ दे रियली वांट टू प्रोसीड। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन कम अप। फर्स्ट, द डेयरी सेक्टर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने उनको अलाउ कर दिया, यूएस की सब्सिडाइज मैकेनाइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अलाउ कर दिया। वो भारत में आएंगे और अपना जो उनका प्राइस है ऑब्वियसली थोड़ा कम है, 15 से 25% लोअर कॉस्ट होगा। तो क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक कोऑपरेटिव जिनका हम फॉर एग्जांपल मिल्क आता है अमूल का, नंदिनी साउथ में बहुत फेमस है, वो उसे मैच नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, फार्मर्स को पर लीटर कॉस्ट कम मिलेगा। रूरल एरिया में ऑलरेडी इतना डिस्ट्रेस है, आप न्यूज़ पर पढ़ते रहते हैं, एग्रीकल्चर रिम्यूनरेटिव नहीं रह गया है, एग्रीकल्चर में इतनी समस्याएं हैं,
वहां पे ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं, और कैसे हम अपने डेयरी सेक्टर को इतने ज्यादा ग्लोबल प्रेशर से डाल दें, पहला। दूसरा, मेज और सोया जो पोल्ट्री फीड है, जो मुर्गियां खाती हैं, यूएस क्या लेकर आएगा? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लेकर आएगा, जिसमें ईल्ड ज्यादा होती है और कॉस्ट कम लगती है। इंडिया की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको तो सस्ता मिल जाएगा, बट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, मेज सोया, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी वजह से इनका प्राइस कोलैप्स हो जाएगा, और जो कर्नाटक, बिहार, एमपी के फार्मर्स को इनकम लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देन, और सिमिलर एग्जांपल्स ऑफ एप्पल्स एंड आलमंड्स, वॉशिंगटन के एप्पल, कैलिफोर्निया के आलमंड, ये सब क्या है? हाई क्वालिटी के होते हैं, बड़े साइज में होते हैं, चीपर होते हैं। ये अर्बन मार्केट को डोमिनेट कर ले जाएंगे, तो हमारे जो हिमाचल कश्मीर के एप्पल्स हैं, आलमंड है, इन सबको दिक्कत होगी। अगेन, बड़ा इशू व्हीट और राइस, जो स्टेबल क्रॉप्स हैं, ये जब इंडिया बाहर से आएगा तो सस्ता आएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ओपन मार्केट का प्राइस कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा बाई करना पड़ेगा एमएसपी पे, राइट? जो पहले लोग मार्केट में बेच देते थे, जब उनको मार्केट में वो प्राइस नहीं मिलेगा, तो वो कहेंगे कहाँ? गवर्नमेंट के पास खरीदने। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है, लीगल मैंडेट नहीं है फिर भी, कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। जब वो एमएसपी पे खरीदेंगे तो क्या होगा? फिस्कल बर्डन बढ़ेगा, स्टोरेज का प्रेशर बढ़ेगा, खराब होगा, रॉट होगा, समस्याएं होंगी, राइट? तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म रूरल इम्पैक्ट खराब होगा, कॉन्टिन्यूअस चीपर इंपोर्ट आते जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगा, फार्मर की इनकम कम होगी, रूरल स्पेंडिंग कम होगी, एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग गुड की फॉल कम होगी, और इंडिया फॉरेन फूड सप्लाई पे डिपेंडेंट हो जाएगा, विच इज नॉट दैट वी वांट, राइट? तो ये हमारी सोवरेनिटी वगैरह के भी खिलाफ है। सो यही बात है कि इंडिया रिफ्यूज्ड, इंडिया सेड नो, दिस इज नॉट डन, दिस इज अवर firewall, this is our red line, and we will not cross it, we will not cross it, right? यही सब बातें इसमें हैं। यही मैंने आपको बताया कि जो इंडिया ने लास्ट मिनट एग्जिट किया आरसीपी में, उसके पीछे का भी कोर कारण यही था। दैट वाज द सोल रीजन बिकॉज ऑफ विच इंडिया एग्जिटेड फ्रॉम द आरसीपी एज वेल। अब what we should do, we need to stay calm and negotiate smartly. What we should do, we should target exemptions, not blanket relief. हम blanket relief ना मांगे, हम कहें कि negotiations tactic है, we know, I don't know how it will fall out, but this is what the scholars, what are the learned people are saying, that we need to target the exemptions, not blanket relief. वी शुड पुश फॉर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और फोन को तो मिल ही रहा है, उनके भी। फिर यूएस के जो डोमेस्टिक एलाइज हैं, जिनको समस्याएं होंगी, जिनको महंगाई झेलनी पड़ेगी, उन पे प्रेशर बनवाएं। इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा लॉबिंग ग्रुप भी है यूएस में, तो उसके मदद करें। प्रिपेयर रिटेलिएशन, होल्ड फायर, पब्लिक लिस्ट ऑफ पॉलिटिकली सेंसिटिव यूएस एक्सपोर्ट, है ना? और हम कहेंगे ड्यूटी अप्लाई करेगी ओनली इफ द टॉक्स फेल। वहां पे हम कह दें कि हम इतना मतलब हम इस पे ये ड्यूटी लगाएंगे आपके प्रोडक्ट पे, पर हम तब लगाएंगे अगर टॉक नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से इंडिया हैज टू मैनेज द ईगो ऑफ द ट्रम्प। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, यूट्यूब कमेंट्रीज हैं, वो कहती हैं कि भाई ट्रम्प को बहुत ईगो है, और ट्रम्प के ईगो को अगर शांत कर दिया जाए, देन एवरीथिंग विल गो ऑफ। कोई कहता है कि मोदी जी पर फोन करके कह दें कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं, एंड यू आर गुड टू गो, राइट? इन द मीडियम स्ट्रेटजी क्या है कि नॉन नेगोशिएबल्स हैं हमारे। एग्रीकल्चर, डेयरी, जैसा मैंने बताया कि हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लाइवलीहुड के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है, यहाँ हम नहीं कर सकते। और कंट्रीज के साथ कोलिशन बनाए, फॉर एग्जांपल इंडिया इज ट्राइंग हार्ड विद द ब्रिक्स कंट्रीज, उसके साथ। और भी जैसे चाइना करता है, जब ऐसा लग गया तो चाइना ने मैक्सिको के रूट से या कनाडा के रूट से भेजना शुरू किया, इंडिया को भी वो रूट ट्राई करने चाहिए। प्लस मोर इम्पोर्टेंटली, इंडिया का जो 20% डिपेंडेंस है, इसको हमें कम करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो यूएफटीए ट्रेड है, ये फास्ट ट्रैक क्या, अब तो ये हो ही गया है, इसको हमें, इस पे हमें काम करना है, राइट? यूके डील को इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, यूके डील को, यूके से हो गया एफटीए, और ये अभी हमारा निगोशिएशन में चल रहा है, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और इसको फास्ट ट्रैक करना है, राइट? गल्फ और लैटिन अमेरिका, यहाँ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, और यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। बिग पिक्चर क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट्स तो परमानेंट है, बट हमें सप्लाई चेन को, हमें रीरूट करना है। बहुत अच्छा मौका है, क्राइसिस आई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्राइसिस आई है, इश्यूज होंगे, बट इंडिया को ये मदद करेगा कि हम कैसे अपनी रेजिलियंस और बढ़ाएं, और अपने सप्लाई चेन को कैसे और इम्प्रूव करें, राइट? हमारे लिए अमेरिकन मार्केट मैटर करती है, पर ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें अपनी डिग्निटी और अपनी सोवरेनिटी का ध्यान रखना है। बट एनीवे, जैसा हमने चाइना के साथ केस में देखा कि the things have moved at a brisk pace, काफी निगेटिव हुआ, बट फिर अगेन वो टॉक्स हुई, नेगोशिएशंस हुए, एंड एवरीथिंग इज गोन ऑन। अभी भी 21 दिन का विंडो है, जो वो 50-25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है। इट इज येट टू बी सीन व्हाट विल हैपन, एंड वी विल सी द थिंग्स विल बिकम पॉजिटिव।
So that's it for today. I hope we had a good discussion. We'll see you again in any other topic. Till then, bye bye. Thank you.